हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर यूनिट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और फिर हम वेरियंस कैलकुलेशन एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। इसमें आपके सेल्स वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, तो ये पूरा हम अभी इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहले तो पर्पसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम क्या पर्पस है, क्यों हम ये चैप्टर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले हमारा बजटिंग चैप्टर कर चुके हैं और हमने कैपिटल बजटिंग भी किया है। सो व्हाट इज बजटिंग। बजट में हम लोग क्या करते हैं, बजट में हम लोग आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे आने वाले टाइम पीरियड पर जो हम लोगों की कॉस्ट आने वाली है वो एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेते हैं कि इतनी हमारी कॉस्ट आनी चाहिए, इतने हमारे एक्सपेंसेस होने चाहिए, इतना हमारा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी यूज़ में आनी चाहिए, इतनी इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग पहले से ही डिसाइड कर देते हैं। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, यही हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्लांट यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो इस पेन की स्टैंडर्ड क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्या मतलब स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। ओके, तो हमने बनाने से पहले ही प्लानिंग करके इसकी एक कॉस्ट डिसाइड कर दी कि फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ का मटेरियल लगेगा, 2 रुपीज़ के लेबर, 3 रुपीज़ के ओवरहेड, टोटल मिला के 10 रुपीज़ आ गया। तो ये 10 रुपीज़ की कॉस्ट आज हमने स्टार्टिंग में ही अगर प्लानिंग कर ली है तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगी। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट। ओके, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमारी कॉस्ट आनी चाहिए फॉर द टारगेट पीरियड। जो भी हमारा पीरियड है उस पीरियड के लिए वो हमारी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। ओके, अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, उसके कई सारे के टाइप्स होते हैं। पहला होता है बेसिक स्टैंडर्ड्स, आइडल स्टैंडर्ड्स, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स एंड करंट स्टैंडर्ड्स। तो जो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेसिक स्टैंडर्ड्स। क्या होता है बेसिक स्टैंडर्ड्स, मतलब ये बहुत लंबे टाइम पीरियड से चला आ रहा होता है। देखिए, what is basic standards? These are long term standards which remain unchanged over a period of years. मतलब आज से मैंने 20 years पहले सपोज एक पेन की कोई कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करी। अब ये स्टैंडर्ड्स मेरे तब से चले आ रहे हैं, लॉन्ग पीरियड से चले आ रहे हैं, अभी तक वो चेंज नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या कहलाते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। कि जो हमने बहुत पहले एक बार स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, कोई टाइम पीरियड में हमने उसको चेंज नहीं किया, सर्कमस्टेंसेस चेंज होती गई पर हमने उनको चेंज नहीं किया, वो क्या कहलाते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही लीस्ट यूज्ड होते हैं एंड द लीस्ट यूजफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि आज आपने एक प्लानिंग कर ली है, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, आप उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे तो वो यूजफुल नहीं रहेंगे, यूजलेस हो जाएंगे। ओके, सो दीज आर बेसिक स्टैंडर्ड्स। आइडल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आइडल मतलब ये आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें ना कोई अपने लॉसेस का रखा है, ना वेस्टेजेस का रखा है, कोई आइडल किसी भी तरह का स्क्रैप का नहीं रखा है, किसी भी तरह का ब्रेकडाउन का प्रोविजन नहीं रखा है। आपने सोचा कि ना ये है, अगर इसमें ना कैपेसिटी है हमारी इस मशीन की बनाने की फॉर एग्जांपल 10,000 आवर्स, तो 10,000 आवर्स अब आप उसमें ना आइडल टाइम देख रहे हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल कोई आइडल टाइम नहीं देख रहे, कोई ब्रेकडाउन का किसी का भी प्रोविजन नहीं रखकर चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके आइडल स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। ये अगर स्टैंडर्ड्स आपने अपने एम्प्लॉयज को बताया है, ओके, कि इतना स्टैंडर्ड्स है जिसमें आपने कोई वेस्टेजेस, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपके थोड़े से ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, थोड़े वेस्टेजेस भी होते हैं,
इट्स वेरी नॉर्मल। तो अगर आपने उन सब का प्रोविज़न नहीं करके स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तो वो आइडल स्टैंडर्ड कहलाएंगे। ये स्टैंडर्ड्स डीमोटिवेट करते हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा लॉस भी होगा, थोड़ा वेस्टेजेस भी होगा, थोड़ा स्क्रैप भी निकलेगा। तो अगर आपने उसका प्रोविज़न किए बिना, उन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखे बिना आपने अगर स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं जो कि प्रैक्टिकली होते हैं नॉर्मली, और वो सब नॉर्मल इन नेचर है, अगर उन सबको ध्यान में रखे बिना आपने स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, ये अनअचीवेबल होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर अनअचीवेबल होंगे तो वो डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। सो दीज आर आइडल स्टैंडर्ड्स। दीज स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड अपॉन परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस। Perfect operating conditions include no wastage, no scrap, no breakdowns, no stoppages, no idle time. Idle standards may have an adverse motivational impact because they are unlikely to be achieved. तो idle standards achieve करना बहुत ही मुश्किल होता है। Now, attainable standards. Attainable standards क्या होते हैं? ये इसमें आप नॉर्मल जितनी भी कंडीशन है उन सब का इम्पैक्ट डालते हुए अपने स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं। ये एफिशिएंट होते हैं, हाई होते हैं, बट स्टिल अचीवेबल होते हैं। मतलब अगर हम कोई मिस्टेक ना करें या कोई एबनॉर्मल कंडीशंस ना आए तो आप उन स्टैंडर्ड्स को इजीली अपने हार्ड वर्क लगाकर आप उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसमें नॉर्मल कंडीशंस को इंक्लूड किया जाता है। एबनॉर्मल कंडीशंस अगर आप एक्सक्लूड कर दे तो ये अटेनेबल होते हैं। सो दीज स्टैंडर्ड्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। दे आर बेस्ड ऑन एफिशिएंट बट नॉट परफेक्ट। एकदम परफेक्ट नहीं होता बट एफिशिएंट होता है। ऑपरेटिंग कंडीशंस, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स मस्ट बी बेस्ड ऑन ए हाई परफॉर्मेंस लेवल। यहाँ हाई परफॉर्मेंस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है विच कैन बी अचीवेबल, that with a certain amount of hard work they are achievable. Now current standards. अब करंट स्टैंडर्ड्स क्या हो गया? अभी हमने देखे बेसिक, बहुत लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ओके, लीस्ट यूजफुल होते हैं। आइडल स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई परफेक्ट कंडीशंस को देखते हुए करा है कि एकदम सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो ये डीमोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल एस्पेक्ट पर आपका क्या करते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं। देन अटेनेबल स्टैंडर्ड, एफिशिएंट कंडीशंस लेते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं, बट दीज कैन बी अटेनेबल। करंट स्टैंडर्ड्स क्या हो गए हैं? इसमें जो भी अभी करंट में चल रहा है आपके अलाउंसेस सारे देते हैं, ब्रेकडाउन्स के लिए, वेस्टेजेस के लिए, एबनॉर्मल लॉसेस के लिए, सब के डाल के जो करंट में आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं तो वो करंट स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। सो अगर करंट में काफ़ी सारा एबनॉर्मल वेस्टेजेस हो रहा है, ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखकर अगर अपने स्टैंडर्ड तैयार करें तो क्या होगा, ये लीस्ट मोटिवेटेड रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए। These standards are based on current level of efficiency in terms of allowances of breakdowns, wastage, losses and so on. इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये डू नॉट प्रोवाइड एनी इंसेंटिव टू इम्प्रूव ऑन द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। सो करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करता है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। वंस अगेन, बेसिक स्टैंडर्ड, आइडल स्टैंडर्ड्स, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स एंड करंट स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज बेसिक स्टैंडर्ड? बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से चले आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुए हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई बट स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं हुए, तो बहुत ही कम यूजफुल होते हैं। आइडल स्टैंडर्ड्स एकदम परफेक्ट कंडीशंस को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, सो अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है एंड डीमोटिवेट करते हैं। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स परफेक्ट कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन हाँ एफिशिएंट हाई परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ये स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं। अगर थोड़ा हार्डवर्क किया जाए तो इट कैन बी अटेनेबल। करंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? करंट स्टैंडर्ड्स करंट कंडीशंस को ध्यान में रखकर करें, मतलब अगर करंट में आपके बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखकर ही आपके स्टैंडर्ड्स तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि जो अभी चल रहा है वैसा ही आगे भी चलता रहेगा, तो ये कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं कराते। तो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम।
What are performance standards that have remained unchanged over a long period of time? तो जो बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से चेंज नहीं हुए हैं, यस, याद आ गया होगा आपको, बेसिक स्टैंडर्ड्स. आंसर इज सी. What are performance standards that allow for efficient but not perfect operating conditions? Efficient है but not perfect operating conditions. अगर perfect operating conditions होता तो ideal हो जाते, but ये not perfecting but efficient है. Efficient है means attainable standards. और अगर efficient भी नहीं होता और not perfect होता तो क्या होता, आपका current standards हो जाता. Okay, so answer is D. नाउ अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने वाले हैं. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही इजी है. अभी तक हम लोगों ने हर चैप्टर्स में किस तरह से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है वो देख चुके हैं. चलिए यहीं पर ही हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं. के लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट 20K. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट इज गिवन बिलो. बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर इज 900 यूनिट्स. एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है 20K, उसका बजटेड आउटपुट है 900 यूनिट्स. अब स्टैंडर्ड डिटेल्स 1 यूनिट की दे रखी है. डायरेक्ट मटेरियल यूज आ रहा है 40 स्क्वायर मीटर एट द रेट 5.3 पर स्क्वायर मीटर. डायरेक्ट वेजेस बॉन्डिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट पर रिस्पेक्टिवली लग रहे हैं. बजटेड कॉस्ट एंड आवर्स गिवन है. वेरिएबल ओवरहेड दोनों में, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट दोनों के ही दे रखे हैं, डॉलर्स में भी एंड आवर्स में भी. फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शनड. अब फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शन, एक तो प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के ही फिक्स्ड ओवरहेड आपको गिवन है. वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एब्सॉर्ब्ड यूजिंग आवर्स. ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड हम किसके बेसिस पर चार्ज करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पर चार्ज करेंगे. फिक्स्ड ओवरहेड्स को किसके बेसिस पर चार्ज करना है, आर रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट. तो फिक्स्ड ओवरहेड जो होंगे हमारे वो किसके बेसिस पर जाएंगे, ये दोनों यूनिट्स के बेसिस पर. इन दोनों को हमें यूनिट्स के बेसिस पर लेना है और फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे आवर्स के बेसिस पर चार्ज होंगे. नाउ प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 20K. Enter the following subtotals on the card. अब आपको प्राइम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन चारों के टर्म्स में कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यस, तो हमें सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. अब प्राइम कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी क्या कहलाती है, प्राइम कॉस्ट कहलाती है. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट के लिए ये सारी चीज लेते हैं. प्राइम कॉस्ट में जब हम वेरिएबल, अदर वेरिएबल कॉस्ट यानी अदर वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी. क्या आ जाएगी हमारी, मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट हम पूरा पढ़कर आए हैं, तो प्राइम कॉस्ट में अदर वेरिएबल ओवरहेड हम ऐड कर देंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी. इसके बाद हमें निकालनी है टोटल एब्सॉर्प्शन कॉस्ट यानी टोटल एब्सॉर्प्शन प्रोडक्शन कॉस्ट. तो इस मार्जिनल कॉस्ट में जब हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, देखिए एब्सॉर्प्शन कॉस्ट निकालने तो एब्सॉर्प्शन में फिक्स्ड एलिमेंट भी आ जाता है, तो कौन सा वाला फिक्स्ड, आप इसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ये टोटल एब्सॉर्प्शन कॉस्ट. एंड जब हम इसमें अदर फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ऐड कर देंगे. सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड, तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट. कौन सी वाली, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये सारे स्टैंडर्ड कॉस्ट ही कैलकुलेट हो रही है, बट इसका हमने बाइफर्केशन कर दिया. पहला बाइफर्केशन हमने किया प्राइम कॉस्ट, सेकंड किया मार्जिनल कॉस्ट, थर्ड किया टोटल एब्सॉर्प्शन कॉस्ट एंड फोर्थ हमने किया टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. ओके, सो ये है हमारा
पूरा स्टेटमेंट इन चारों कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। चलिए अब हम क्वेश्चंस में से देखते जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है प्राइम कॉस्ट, उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। तो इन सारे फिगर से हमारी प्राइम कॉस्ट निकलेगी क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 40 स्क्वायर मीटर एट द रेट 5.3 पर स्क्वायर मीटर। डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 40 स्क्वायर मीटर 40 एट द रेट 5.3 पर स्क्वायर मीटर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 40 इंटू 5.3 डेट इज $212। इसमें हमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस के लिए हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, बॉन्डिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बॉन्डिंग देन फिनिशिंग। बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में क्या है 24 आवर्स, ये सारी डिटेल्स आपको पर यूनिट दे रखी है। ओके, तो 24 आवर्स एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं एट द रेट 5 पर आवर। तो कितने लग रहे हैं 1 यूनिट को बनाने में 24 आवर्स लग रहे हैं एट द रेट 5 पर आवर। तो बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस कितने हो गए 24 इंटू 5 डेट इज 120। एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लग रहे हैं 15 आवर्स एट द रेट 4.8 पर आवर। 15 आवर्स एट द रेट 4.8 पर आवर। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के टोटल डायरेक्ट वेजेस हो गए हैं 15 इंटू 4.8 डेट इज $72। तो ये सब मिलकर हमारा क्या हो गया प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई है 212 प्लस 120 प्लस 72 डेट इज $404। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि अब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम सारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देते हैं। सो वेरिएबल ओवरहेड हमारे ऐड हो जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं बॉन्डिंग डिपार्टमेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट दोनों के लिए दे रखे हैं हमें, और हमें किसके बेसिस पर एब्जॉर्ब करना है। सो वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिकवर्ड यूजिंग आवर्स। तो हमें आवर्स की बेसिस पर करना है। तो बॉन्डिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बॉन्डिंग डिपार्टमेंट का वेरिएबल ओवरहेड। तो यहां पर बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 24 आवर्स। लेकिन अब रेट क्या होगी उसके लिए हमें क्या निकालना होगा रिकवरी रेट निकालनी होगी। सो वेरिएबल ओवरहेड के लिए रिकवरी रेट देखिए, रिकवरी रेट वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट सबसे पहले हम देख रहे हैं बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के लिए। सो बॉन्डिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या रिकवरी रेट आएगी 45,000 डिवाइड बाय 30,000 पर आवर की रेट हो गई है 45,000 डिवाइड बाय 30,000। सो पर आवर की रेट हो गई है 1.5 पर आवर, और रिकवरी रेट आ गई है 1.5 पर आवर, और बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं 24 आवर्स। तो 24 इंटू 1.5 कितने हो जाएंगे हमारे इट इज 36। सो वेरिएबल ओवरहेड फॉर बॉन्डिंग डिपार्टमेंट कितने आ गए हैं 36। नाउ वेरिएबल ओवरहेड फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं 15 आवर्स, लेकिन अब हमें इसकी भी रिकवरी रेट निकालनी है। सो रिकवरी रेट देखिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में टोटल लगे हैं ओवरहेड $25,000 और नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं 25,000। तो 25,000 आवर्स के लिए $25,000 यानी कि पर आवर रेट हो गई है $1, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 1 यूनिट को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं 15 आवर्स। सो कितना हो जाएगा हमारा 15 इंटू 1 डेट इज 15। सो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड होकर हमारी क्या बन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई है 404 प्लस 36 प्लस 15, ये हो जाएगा 455। कितना हो गया 455। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट।
फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या बोला गया है, देखिए फिक्स ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन अ पर यूनिट बेसिस। तो फिक्स ओवरहेड्स को हम किसके बेसिस पर रिकवर करेंगे, यूनिट्स के बेसिस पर। यहां पर देखिए फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है $36,000, जो यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कितनी है, 900 यूनिट्स। तो पर यूनिट की रेट कितनी हो गई है, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन के हैं $36,000। सो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, $36,000 डिवाइड बाय 900, हाउ मच, 36,000 डिवाइड बाय 900, आंसर विल बी $40 पर यूनिट। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट $40, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल एब्सॉर्प्शन कॉस्ट। ये आ जाएगा 495। और अब इस एब्सॉर्प्शन कॉस्ट में हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये भी ऐड करेंगे। तो हमारी आ जाएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसको भी हमें किसके बेसिस पर लेना है, यूनिट के बेसिस पर लेना है। सो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ओवरहेड्स हैं $27,000। सो कितने हैं, $27,000। अगर हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, $27,000 डिवाइड बाय 900। सो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी $30 पर यूनिट। सो $30, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। $495 प्लस 30, $525। सो ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई है। चलिए चेक करते हैं हम। सो प्राइम कॉस्ट इज 404, ये रही हमारी प्राइम कॉस्ट 404। देन मार्जिनल कॉस्ट हमारी आई है 455, ये रही मार्जिनल कॉस्ट 455। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 495, लेट्स सी, yes, total absorption cost is 495 and standard cost is 525. So this is total standard cost. Okay. Now next question. The following statement shows budgeted and actual cost for the month of October for department X. ये original budgeted cost है and actual cost है। Sales 6 lakh, एक्चुअल आई है 5,50,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल विद डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट आ गया, यहाँ डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं, सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट की बने। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड पर यूनिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले हमें करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, अब एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में हमारा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि मार्जिनल में हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल एंड फिक्स दोनों देखते हैं। ओके, तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल है 1,50,000, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इसलिए सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000, दिस इज डॉलर। डायरेक्ट लेबर $2 lakh, $2 lakh। देन यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड ये वेरिएबल भी है
और फिक्स्ड भी हैं। तो एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं तो हमें दोनों को ही लेना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल है हमारे पास 50,000 एंड फिक्स्ड है 25,000। सो टोटल कॉस्ट आ गई अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, कितनी आ गई है? 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000, दैट इज 4,25,000। लेकिन हमें क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? पर यूनिट। सो कैसे करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट इज 4,25,000, टोटल यूनिट्स हुई हैं, ये रहा 5,000। क्योंकि हमें बजट निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए, हम सारी बजटेड कॉस्ट और बजटेड यूनिट्स ही देखते हैं, एक्चुअल नहीं देखते। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी दोनों में हम एक्चुअल नहीं देखेंगे। सो कितना है? 5,000। कॉस्ट पर यूनिट हो गई है $85 पर यूनिट। सो दिस इज अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। सिमिलरली अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है? 1,50,000 आएगा। ऑल दीज आर इन डॉलर्स। डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है हमें? 2 लाख। यस, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये भी लेंगे, सारी वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। देन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं देखेंगे। सो वेरिएबल ओवरहेड है 50,000, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है। फिक्स कॉस्ट हमारे लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो जाती है? इररेलेवेंट हो जाती है। सो 50,000 टोटल हमारी जो कॉस्ट हो गई है वो कितनी हो गई है? यहां पर टोटल मार्जिनल कॉस्ट 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, ये हो गई है 4 लाख। और अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो वो हो जाएगी 4 लाख डिवाइड बाय 5,000, $80 पर यूनिट। सो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली है दोनों में ही, किसमें? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में। Let's see the answer. It is $85 in under absorption costing, and under marginal costing it is $80. So this is the answer. Now अब हम लोग करने वाले हैं variance analysis. Variance analysis क्या होता है? ये variance analysis देखिए। Look, हम लोग क्या करा? अभी हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। ओके, और फिर स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने के बाद क्या करते हैं? हम एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिसाइड किए, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया और हम एक्चुअली जब परफॉर्म करते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आपने बजट बनाया है, जो आपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं, एक्चुअल में उतना ही होगा। आपने डिसाइड किया कि एक्चुअल में इस मटेरियल को, इस प्रोडक्ट को बनाने में 1000 kg मटेरियल लगना चाहिए, ये आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। बट एक्चुअल में हो सकता है इससे ज़्यादा लग जाए या इससे कम भी लग जाए। आपने डिसाइड किया कि 10,000 यूनिट्स आपकी सेल होनी चाहिए, एक्चुअल में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में जब हम ईयर एंड पर देखते हैं, तो स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस आए। क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। जो ये डिफरेंसेस आते हैं, हम फिर इन डिफरेंसेस का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं कि क्यों ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं वेरिएंसेस। क्या बोलते हैं इनको? हम वेरिएंसेस बोलते हैं।
डिफरेंसेस यानी वेरिएंसेस। हम इस वेरिएंसेस का एनालिसिस करते हैं कि ये डिफरेंस आ रहा है तो ये आ किस वजह से रहा है। तो देखते हैं कि प्राइस की वजह से आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से कितना आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से कितना आ रहा है, सेल्स की वजह से कितना आ रहा है, मटेरियल की वजह से कितना आ रहा है, वेजेस की वजह से कितना आ रहा है। इन सब का हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। एंड प्रॉपर एनालिसिस कर फिर हम क्या करते हैं, अगर सपोज ये जो डिफरेंसेस हैं, जैसे सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स हमने डिसाइड किया था कि हमारी होनी चाहिए $10 लाख की। कितनी होनी चाहिए? $10 लाख की। आपके हो गए $15 लाख। एक्चुअल में कितना हुआ? आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, दिस इज द स्टैंडर्ड कि $10 लाख आपकी सेल्स होनी चाहिए। आपकी सेल्स एक्चुअली में हुई है कितना? $15 लाख। सो व्हाट इज दिस? इज दिस गुड फॉर योर कंपनी और बैड फॉर योर कंपनी? बहुत अच्छा है कि हमने 10 लाख का स्टैंडर्ड बनाया था, आपकी जो सेल्स टीम है उसने उससे ज़्यादा का टारगेट अचीव किया है। तो ये जो वेरिएंसेस होंगे वो क्या होंगे? फेवरेबल हो जाएंगे। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव। सो हमारा इसका क्या रहेगा? एक्चुअल माइनस बजटेड। सेल्स के लिए जब भी हम देखेंगे क्या देखेंगे? एक्चुअल माइनस बजटेड। तो अगर ये वेरिएंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल। ओके और नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम कॉस्ट के लिए देखते हैं तो कॉस्ट के लिए क्या रहेगा? आपने डिसाइड किया कि आपकी कॉस्ट आनी चाहिए $1 लाख और एक्चुअल में ये आपका स्टैंडर्ड था। ओके स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि किसी पर्टिकुलर की आपकी कॉस्ट आनी चाहिए $1 लाख। एक्चुअल में जब आप देखने गए तो आपने क्या देखा? आपकी कॉस्ट आ रही थी $1,50,000। दिस इज एक्चुअल। नाउ टेल मी, इज दिस गुड फॉर योर कंपनी और बैड फॉर योर कंपनी? ये क्या है? बैड है, मतलब एडवर्स है। क्या चीज हो गया? ये एडवर्स। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, अगर ये पॉजिटिव आता है कॉस्ट के सेंस में, हम कॉस्ट के सेंस में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो जाता है? फेवरेबल, मतलब गुड है, बहुत अच्छा है, इसे आगे मेंटेन करके चलो। बट अगर ये नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्स हो गया। मतलब आपने कुछ और ही स्टैंडर्ड्स बनाए थे, स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो गया है। आपने स्टैंडर्ड कम का बनाया, एक्चुअल में खर्चा ज़्यादा हो गया है, मीन्स एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये सब कैलकुलेट करते हैं कि जो आपके वेरिएंसेस आ रहे हैं वो फेवरेबल आ रहे हैं कि एडवर्स आ रहे हैं। फेवरेबल आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे आगे मेंटेन करें। कई बार हम अपने स्टैंडर्ड्स और रिवाइज भी कर देते हैं कि थोड़ा सा और टारगेट हम हाई देते हैं ताकि और मोटिवेशन आए और हम हाई स्टैंडर्ड्स, हाई एक्चुअली में परफॉर्मेंस और हाई अचीव कर पाएँ। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम उसके रीजंस, क्यों नेगेटिव आ रहा है, उसे फाइंड आउट करते हैं और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं, ये जो वेरिएंसेस आ रहे हैं इन्हें हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकें। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये फेवरेबल हैं, ये एडवर्स हैं, ये सब कैलकुलेशन अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। सो the following various analysis produce more detailed results as to the cause of differences between what the cost and revenue should have been, यानी should have been मतलब स्टैंडर्ड कि क्या आपके कॉस्ट और रेवेन्यू होने चाहिए थे, एंड what they actually are, और एक्चुअल क्या फिगर है। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। सो वेरिएंसेस दैट विल बी लुक्ड एट आर, तो जो हम वेरिएंस की यहाँ कैलकुलेशन करेंगे वो क्या करेंगे? सेल्स, रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। देखिए आपके जो पीएनएल होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी सेल्स, और दूसरा कंपोनेंट होता है कॉस्ट। तो हम पीएनएल के इन दोनों ही कंपोनेंट की कैलकुलेशन, वेरिएंस की कैलकुलेशन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का ही असर प्रॉफिट पर पड़ता है। सेल्स अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सेल्स कम होगी प्रॉफिट डिक्रीज होगा। कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, कॉस्ट अगर डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो दोनों का ही इंपैक्ट आता है, इसलिए जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों पर ही कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? मटीरियल, लेबर, एंड थर्ड कंपोनेंट होता है ओवरहेड। अगेन ओवरहेड के दो कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड
एंड सेकंड होता है फिक्स्ड ओवरहेड। तो यहां पर हम इन सारे कंपोनेंट्स का वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है यानी फेवरेबल डिफरेंस है कि नेगेटिव एडवर्स डिफरेंस है, वो सारी कैलकुलेशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ओके, इसकी कैलकुलेशन सेल्स वेरिएंस में होगी, मटेरियल की यहां पर लेबर, देन वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, इन सब की हम यहां कैलकुलेशन करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सेल्स वेरिएंस। अब देखिए सेल्स क्या हो रही है, उसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। सेल्स होता है यूनिट्स यानी कि इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होती है यूनिट्स, यूनिट्स यानी क्वांटिटी, इसको हम क्वांटिटी भी कहते हैं, इसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। कि जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज कैसे होगी, जितनी ज़्यादा यूनिट सेल करोगे उतनी सेल्स इंक्रीज होगी, जितनी कम यूनिट्स यानी जितनी कम क्वांटिटी यानी जितनी कम वॉल्यूम में हम काम करेंगे उतनी सेल्स हमारी डिक्रीज होगी। तो एक तो सेल्स अगर मुझे इंक्रीज करनी तो मुझे एक तो यूनिट्स बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड तरीका क्या है, हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीज होगी तो भी आपकी सेल्स डिक्रीज होगी। तो सेल्स पर इन दो कंपोनेंट का इंपैक्ट आता है, फर्स्ट वन इज यूनिट्स, सेकंड वन इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स वेरिएंस इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से आता है। पहला रीजन है डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, दूसरा रीजन है सेल्स वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मेरा 1000 यूनिट सेल होनी चाहिए एट द रेट 100। अब एक्चुअल में हुआ क्या, आपने 1100 यूनिट्स आपने सेल करी एट द रेट 120 कर ली। तो क्या हो गया, आपकी यूनिट्स चेंज हुई, इसकी वजह से भी सेल्स चेंज होगी, रेट चेंज हुई, इसकी वजह से भी सेल्स चेंज होगी। अगर सपोज आपने 1000 यूनिट ही सेल करी बट एट द रेट 120 करा तो क्या होगा, आपकी सेल्स चेंज हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड था आपका, यहां पर भी सेल्स चेंज हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने 1100 यूनिट्स करी एट द रेट सपोज 100, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपने सेम ही रखा, तब भी आपकी सेल्स स्टैंडर्ड से चेंज हो जाएगी। ओके, और दोनों में ही चेंज हुआ तब भी चेंज हो जाएगी। तो सेल्स वेरिएंस पर दो कंपोनेंट का इंपैक्ट आता है, सेलिंग प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वेरिएंस हमारे दो तरह के होते हैं, टोटल सेल्स वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। या तो आपकी वॉल्यूम की वजह से, या तो आपकी प्राइस की वजह से आएगा, या वॉल्यूम की वजह से आएगा, या फिर इन दोनों की वजह से। इन दोनों का टोटल होगा टोटल सेल्स वेरिएंस। ओके, so now the sales volume variance calculate the effect on profit of actual sales volume being different from that budgeted। जो अभी हमने देखा कि जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है वो किसकी वजह से आता है, जो यूनिट्स है, जो हमारी एक्चुअल सेल्स यूनिट है, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम है, वो जब बजटेड से डिफरेंट होता है। यानी 1000 यूनिट का आपने टारगेट बनाया था कि हमें 1000 यूनिट सेल करनी है, एक्चुअल में आपने 1100 कर दी या 900 कर दी, तो कौन सा वेरिएंस अराइज होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन वेदर ए मार्जिनल और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम बीइंग इज यूज्ड। अब अगर आप मार्जिनल और एब्सॉर्प्शन दोनों कॉस्टिंग सिस्टम अलग अलग में, दोनों में अलग अलग में प्रॉफिट पर इंपैक्ट अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट देखते हैं, और मार्जिनल में हम क्या देखते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं। ओके, तो इन दोनों की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। अभी कैसे होता है देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हमारा कि जैसे हमारा है 1000 चलिए हम पहले टोटल सेल्स वेरिएंस देखते हैं। टोटल सेल्स वेरिएंस ये दो में डिवाइड हो रहा है आपका, वॉल्यूम वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस। ओके,
नाउ वॉल्यूम वेरिएंस, सपोज आपने डिसाइड किया कि 1000 यूनिट्स आपकी सेल होनी चाहिए, दिस इज बजटेड, एक्चुअल में सेल्स हुआ 1100, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उससे वॉल्यूम वेरिएंस अराइज होगा। लेकिन दो कॉस्टिंग मेथड यानी एब्सॉर्प्शन और मार्जिनल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस का रीजन वही है जो अभी हमने यहाँ पर शीट बनाई थी। क्या शीट बनाई थी, देखिए यहाँ पर यहां पर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में $85 पर यूनिट, और यहां पर आई $80 पर यूनिट। क्यों? अगर सपोज मेरी सेलिंग प्राइस है 100, अगर मेरी सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 100, इसको हम यहीं ले लेते हैं, सपोज माई सेलिंग प्राइस इज $100, दिस इज सेलिंग प्राइस। अब एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई है, $85। हमने जो एग्जाम्पल क्वेश्चन करके आए हैं उसी क्वेश्चन में देख रहे हैं कितनी आई है, $85, और मार्जिनल में मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है $80। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है एब्जॉर्प्शन में $85 और मार्जिनल में आई है $80। अगर मैं प्रॉफिट देखूं, सो प्रॉफिट स्टैंडर्ड कॉस्ट में कितना होगा, 100 माइनस 85 कितना, $15, और मार्जिनल में कितना होगा, मार्जिनल में हमारा होगा ये, दिस इज ऑन एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में होगा $15। मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल में कितना होगा, 100 माइनस 80 कितना होगा, $20, क्योंकि मार्जिनल में जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसमें प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों है, सो $20। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि स्टैंडर्ड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम फिक्स कॉस्ट ऐड करते हैं, मार्जिनल में नहीं करते, इसकी वजह से जो प्रॉफिट हम दोनों में लेते हैं, एब्सॉर्प्शन में जो प्रॉफिट लेते हैं उसमें से तो फिक्स कॉस्ट माइनस है, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल में अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट लेस नहीं की हुई होती है। ओके, तो यहां पर हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, यूनिट्स में डिफरेंस। कौन सी यूनिट्स में डिफरेंस, एक्चुअल यूनिट्स यानी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या इसको हम बजटेड भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड यानी कि बजटेड क्वांटिटी, इन दोनों में डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, दोनों में डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं। लेकिन ये तो क्वांटिटी में आया है, और हम जो वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं वो किस में करते हैं, डॉलर्स में करेंगे, ठीक है, मनी में करना होता है हमें। तो मनी में वॉल्यूम वेरिएंस कितना आया है, इसके लिए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। कौन सा वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट लेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, हम कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां क्या लेंगे, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, क्योंकि देखिए बजटेड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा, दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और दिस इज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि मार्जिनल में जो हम प्रॉफिट देखते हैं वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं। तो इसकी वजह से वॉल्यूम वेरिएंस में एब्सॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस आएगा। ओके, नाउ प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, अभी ये एक्चुअल हमने पहले क्यों लिया है दोनों में, ये अभी हम आगे देखते हैं, पहले आप फॉर्मूलास देखिए। प्राइस में डिफरेंस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, और इसको जब हम, ये तो प्राइस में डिफरेंस आ गया, ओके, जो एक्चुअल में है स्टैंडर्ड है, दोनों में प्राइस में डिफरेंस आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी यानी एक्चुअल यूनिट से करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आपको, सपोज मैंने स्टैंडर्ड भले ही 1000 का बनाया हो, लेकिन मैंने एक्चुअल में अगर 1100 यूनिट्स सेल सोल्ड करी है, तो प्राइस की वजह से डिफरेंस जो आएगा वो कितने में आएगा, जो मैंने एक्चुअल में यूनिट सोल्ड करी उसकी वजह से डिफरेंस आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस वेरिएंस।
नाउ अब हमने एक्चुअल पहले क्यों लिया है और स्टैंडर्ड यानी बजटेड को बाद में क्यों लिया है? देखिए, अगर मेरे को कहा गया कि मुझे 1000 यूनिट सोल्ड करनी है, मैंने स्टैंडर्ड बनाया और मैंने 1100 यूनिट सेल कर दिए, इट मीन्स इट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 1100 माइनस ये एक्चुअल है माइनस 1000, ये पॉजिटिव आएगा। सो अगर ये सारे वेरिएंसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फेवरेबल है। और ये अगर नेगेटिव आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया? ये एडवर्स है। तो अगर हम एक्चुअल में ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, मतलब इट इज फेवरेबल, तभी ये पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे टारगेट दिया गया 1000 का, मैंने सोल्ड किया 900 ही, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो वेरिएंस आएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होते ही मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्स, क्योंकि अगर मैंने कम किया तो मतलब एडवर्स, हमने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, इट इज एडवर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइस वेरिएंस में देखिए, प्राइस अगर मुझे कहा कि मेरे टारगेट प्राइस 100 है, एक्चुअल में मैंने कम प्राइस में बेचा, 90 में बेचा, मतलब इसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? 10 रुपीज से डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? तो मतलब अगर सपोज 90 है माइनस 100, मतलब क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, फेवरेबल। नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। इस वजह से हम एक्चुअल को पहले लेते हैं और स्टैंडर्ड को बाद में लिखते हैं, ताकि अगर ये पॉजिटिव आए तो फेवरेबल और नेगेटिव आए तो एडवर्स। ओके, सो दीज आर द सेल्स वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस हमने देख ही लिया, और ये इसका फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले हमने वहां पर भी लिखवाए हैं, यहां पर भी देख सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। और अगर ये स्टैंडर्ड मार्जिन क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। If the actual quantity sold is greater than the budgeted, this will produce a favorable variance as it is increases profit. So ये सब अभी हमने फॉर्मूले में समझे हैं। So what is price variance? देखिए ये रहा प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस मीन्स प्राइस में डिफरेंस, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ये रहा प्राइस में डिफरेंस, एक्चुअल प्राइस माइनस बजट प्राइस, प्राइस में डिफरेंस। लेकिन अगर हमें इसको डॉलर्स में लेकर आना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से। तो एक्चुअल प्राइस माइनस ये प्राइस पर यूनिट होती है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ये आपका टोटल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। इफ एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन द बजट, इट विल प्रोड्यूस अ फेवरेबल वेरिएंस एज इट इंक्रीजेस प्रॉफिट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 2008। Actual sales is 1000 units at $650 each. Budgeted output and sales for the year is 900 units. Okay. Standard selling price $700 per unit. Budgeted contribution per unit is $245. Budgeted profit is $205. अब आपको क्या करना है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वॉल्यूम में डिफरेंस, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। ओके, लेकिन अगर ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो आप क्या लेंगे? स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेंगे पर यूनिट। और अगर ये मार्जिनल है तो हम क्या लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस तो देखेंगे क्योंकि वॉल्यूम में डिफरेंस देखना है, लेकिन यहां हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन लेंगे पर यूनिट। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी सेल करी है? 1000 यूनिट्स। सो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज 1000। बजटेड हमने कितने का बनाया था? 900 का बनाया, मतलब कम का बनाया लेकिन हमने ज्यादा सेल कर दी। इट्स गुड, फेवरेबल। एब्सॉर्प्शन में हमें क्या लेना है? बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट लेना है, विच इज 205। और अगर हम यही मार्जिनल की बात करें तो हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, विच इज 245। सो 1000 माइनस 900, लेट्स सी व्हाट इज द वेरिएंस। ये 100 है तो यहां पर क्या हो जाएगा?
$20,500 और यहाँ पर हो जाएगा $24,500। ओके, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब फेवरेबल। F यानी फेवरेबल, A यानी एडवर्स। ओके, पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमने फेवरेबल लिखा, अगर नेगेटिव आता तो हम क्या लिखते, एडवर्स। सो दिस इज द वॉल्यूम वेरिएंस। नाउ सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब हमें प्राइस में डिफरेंस देखना है। सो क्या लेंगे हम, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, क्योंकि एक्चुअल प्राइस अगर ज्यादा है तो गुड, पॉजिटिव आएगा, फेवरेबल, और एक्चुअल प्राइस हमने कम में बेचा है तो मीन्स एडवर्स, नेगेटिव। ओके, अब यहां क्या लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सो लेट्स सी द प्राइस क्या है। हमने एक्चुअल में करा है 650 में, हमारी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 650, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है, $700 माइनस 700। ठीक है, एक्चुअल में हमने कितनी क्वांटिटी सेल की, 1000। सो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000, 50,000। लेकिन ये 50,000 क्या आएगा आपका, फेवरेबल के एडवर्स। देखिए, सोचा था हमने कि 700 में बेचेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, 650 में बेचना पड़ा, मतलब 50 रुपीज पर यूनिट कम में हमने सेल की, मतलब एडवर्स, नेगेटिव। ये माइनस में आ रहा है इसलिए एडवर्स हो गया। ओके, सो तीनों वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। लेट्स सी द आंसर। ये रहा 20,500 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, 20,500 वेरिएबल। मार्जिनल में 24,500 फेवरेबल, ये 24,500 फेवरेबल अंडर मार्जिनल sales volume variance. Price variance is 50,000 adverse and this is $50,000 adverse. All these are in dollars. So this is the answer और ये था हमारा sales variance. तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। Thank you.